हेलो गाइस, मैं आनंदी कुमारी अपने चैनल बीपीएससी माइंड के साथ आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज का टॉपिक मगध के उत्कर्ष में कौन कौन से वंश अपना वहाँ शासन स्थापना करने के लिए अपना योगदान दिए और किस प्रकार वहाँ अपना शासन किया और कितने दिनों तक किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए वीडियो हो उसे हम आप तक आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यदि अच्छा लगे तो आप इस चैनल को आप इससे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि कल हमने हर्यक वंश के क्रम में पढ़ा था। जो सबसे पहला वंश था मगध के उत्कर्ष में, तो वो था हर्यक वंश, जिसके स्थापना या संस्थापक बिंबिसार थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। जो कि मौर्य वंश का हम एक अलग से वो बहुत ही लंबा उनकी शासनकाल चली थी और उनकी शासन व्यवस्था भी बहुत लंबी थी। इसकी वजह से हम उसका क्लास एक अलग से आपको हम करेंगे। अब चलते हैं कि शिशुनाग वंश का भी बहुत ही मगध के उत्कर्ष में इनका योगदान था। जो कि ये एक वंश है, लेकिन इसके संस्थापक भी शिशुनाग ही हैं। ये अपने शासनकाल की राजधानी वैशाली माना था। यदि हम बात करें तो शिशुनाग बहुत ही विजयी पराक्रम आदि प्रकार के व्यक्ति थे, क्योंकि इतने दिनों से जो हर्यक वंश के जितने भी वंश थे और यहाँ तक कि उनके संस्थापक बिंबिसार भी अवंती पर पूर्णतः आधिपत्य नहीं कर पाए, लेकिन जो सबसे पहले व्यक्ति सफल हुए वो थे शिशुनाग ही, जो कि अवंती पर पूर्णतः अपना शासन किए और अपना वहाँ आधिपत्य भी जमाए। इन्होंने उसके साथ ही वत्स और कौशल पर भी शासन किया और वहाँ पर नागवंश की शिशुनाग वंश की स्थापना किए। इन लोगों की शासन व्यवस्था ये इन्होंने तो बहुत क्षेत्रों में अपना विस्तार तो किया, लेकिन इनकी शासनकाल कुछ ज़्यादा समय तक नहीं चल सकी और कुछ समय अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई और इनके उत्तराधिकारी कालाशोक हुए, जो कि ये भी ज़्यादा समयों तक नहीं रह सके, क्योंकि इन्हें महापद्मनंद द्वारा इन्हें पराजित होना पड़ा, जो कि इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और इनकी कार्यकाल बहुत ही तुच्छ थी। लेकिन इनके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि हम आपको जब बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे तो आपको बताए थे कि दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी और कालाशोक राजा थे। और कब हुई थी तो 383 BC में हुई थी। इसी के साथ इनका शासनकाल भी बहुत अल्पकालीन था, जो कि क्योंकि ये ज़्यादा क्षेत्रों में तो विकास नहीं कर पाए, लेकिन इनके कह सकते हैं कि इनके जो शासक ऊंचे ऊपर के थे वो अवंती पर किए थे, जिसके वजह से इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ये माना जाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अवंती पर सबसे पहला शासक कौन था जो कि शासन किया, तो वो शिशुनाग वंश थे या शिशुनाग थे। अब देखते हैं कि अंतिम वर्ष इनका अंतिम वर्ष नंदी वर्धन था। ये बहुत ही तुल्य और छोटे थे। इन्होंने कुछ भी इनके शासनकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ही पराक्रमी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा ताकतवर नहीं थे। इनके पास आखिरी समय में इनके पास कुछ ये भी खजाना भी नहीं बचा था, जिसके कारण इन्हें महापद्मनंद द्वारा बहुत जल्द ही पराजित होना पड़ा और वहाँ नंद वंश की स्थापना हुई। जब महापद्मनंद इन्हें पराजित किए तो वहाँ नंद वंश की स्थापना किए। ये सभी मगध पर ही मगध के क्षेत्र पर अलग अलग जगहों पर अपना अपना शासन किए, लेकिन जिसमें से बहुत ही
महत्वपूर्ण ये है कि महापद्म नंद जो कि इन्होंने भी तो अपनी राजधानी वैशाली को ही बनाया, लेकिन ये कलिंग पर सबसे पहले विजय प्राप्त किए, जिसके कारण ही इन्हें महान या विजयी राजा भी कहा गया, जिससे इन्हें परशुराम की भी उपाधि या एकाटक की उपाधि मिली। ऑब्जेक्टिव में मतलब आता है कि परशुराम मतलब द्वितीय परशुराम या परशुराम किसे कहा जाता है, तो महापद्म नंद को परशुराम कहा जाता है। या एकारट की उपाधि किसे मिली थी, तो महापद्म नंद की को ही एकारट की उपाधि मिली थी। इनका विस्तार भी ये मतलब बहुत मगध के साथ साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा विस्तार किए थे। उत्तरी कर्नाटक में विस्तार किए थे, पश्चिमी क्षेत्र में भी अपना विस्तार किए थे, पूर्वी में उत्तर पूर्वी में इनका शासन था ही। उसी के साथ अन्य अन्य जगहों पर इन्होंने अपना विस्तार किए और अपनी शासन व्यवस्था स्थापित किए। इन्होंने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया, जिसका साक्ष्य हमें मतलब खारवेल द्वारा बनाई गई कलिंग में, जो कि कलिंग आज गुजरात में है, जो कि हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग में जो नहर बनाया गया था सबसे पहले, वो महापद्म नंद द्वारा ही बनाया गया था। अब देखें कि कलिंग मतलब जो कि उस समय तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ही शासन जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही प्रचलित धर्म थी, जिसके कारण इन्होंने कलिंग में जैन धर्म की मूर्ति, कोई बहुत ही विशाल मूर्ति थी, जो कि लाकर मगध में स्थापित किए और उसी के साथ ये जैन धर्म के अनुयायी भी रहे। और इनके नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जो कि बहुत ही विजयी और कह सकते हैं कि इनकी जो सैन्य शक्ति थी बहुत ही मजबूत थी, जिसके आधार पर ही इन्होंने जब भारत में उस समय सिकंदर द्वारा शासन स्थापित, मतलब वो सिकंदर जब भारत पर हमला कर रहा था, तो इनके धनानंद के सैन्य शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने व्यास नदी को ही पार नहीं करने दिया और सिकंदर के सिपाही वहीं से वापस लौट गए, जिसके फायदा उठाकर मतलब उस समय तत्कालीन समय के देखते हुए चाणक्य की कूटनीति द्वारा जो कि तत्कालीन समय में मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गए थे, क्योंकि धनानंद द्वारा इन्हें भरी सभा में अपमानित किया गया था, जिसके कारण ये अपने कूटनीति से इन्हें उसी समय जब सिकंदर को इनकी सारी सेनाएं भारत से निकालने के लिए गई, तो इन्होंने इन्हें इधर हत्या कर दी, इधर वध कर दिया गया, जिससे नंद वंश समाप्त हो गई और मौर्य वंश की शुरुआत हुई। तो मौर्य वंश की यदि हम बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसके बारे में हम कल आगे जानेंगे। और ये मौर्य वंश जो कि हमारे बिहार में मगध में बहुत ही ज़्यादा विकास भी किया और बहुत अधिक समय तक अपने शासन भी स्थापित किए। आज इतना ही, कल आगे। थैंक यू।